गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया है, आज हम बात करेंगे accumulating treatment of accounting treatment of accumulated profits and reserves. Dear class, when new partners entered in the firm, the first treatment is accumulated profits or undistributed profits. मतलब ऐसे प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो हमने ट्रीट नहीं किया है, लेकिन एडमिशन के समय अभी भी हमारे पास बैलेंस शीट में शो कर रहा है, तो इनका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये समझो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ये एक्चुअली ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होता है। ये ओल्ड पार्टनर्स का अमाउंट है। तो जब न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करेगा तो इन सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हमारे पास कोई प्रॉफिट है तो उन सारे प्रॉफिट्स को, क्या दिख रहा है आपको कि प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर बी कैंसिल्ड। सबसे पहले इन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को कैंसिल्ड करते हैं। कैंसिल करने का मतलब होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यानी जितने भी प्रॉफिट्स हैं, इन सभी प्रॉफिट्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंडिविजुअली सभी ओल्ड पार्टनर्स को इनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दिया हुआ है। डियर क्लास, यदि लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और एसेट साइड में यदि प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब नेट लॉस। यदि प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को दे देंगे। वैसे यदि कोई लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर, तो लॉस को भी हम पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंट्री था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेम एंट्री रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट नहीं, ये डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डेयर क्लास, हमने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है, ये लॉस है, इसलिए इसको भी हम सबसे पहले पार्टनर से डेबिट करा देते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द न्यू वर्ड, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर, देखो डिफर्ड का मतलब ही क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे एक्सपेंडिचर्स वो लॉन्ग टाइम के लिए हो। शॉर्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर होती है वो तो रिवेन्यू में चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ या ट्रेडमार्क्स टाइप का कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हुआ जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है तो उस अमाउंट को पर ईयर राइट ऑफ करते जाते हैं। तो जितना भी राइट ऑफ करते हैं वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी जैसे मान लो आज एडवर्टाइज किया, पेमेंट किया, तो ऐसा थोड़ी है कि ये एडवर्टाइजमेंट आज ही बस चलेगा, नेक्स्ट अगले टाइम में नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आज हमने स्टार्ट किया या एडवर्टाइज किया तो इसकी एक्सपेंसेस कमिंग 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक चलेगा। तो जितने दिनों तक चलेगा उतने दिनों तक इसकी अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं। और वैसे ही पूरे अमाउंट को यदि कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम इनकी जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है उस अमाउंट से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। वैसे ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी काम है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर नॉट टू बी कैंसिल्ड। यदि नहीं कैंसिल करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैंसिल करते हैं तो क्या होता है? तो ये दिया हुआ है नीचे जनरल एंट्री में, कंपनसेटिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थ्रू गेनिंग पार्टनर। यानी जो कंपनसेट कर रहे हैं, मान लो फर्म में प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को या लॉस को दोनों मिला करके यदि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें नहीं हटाना है, फर्म में तो बस छोड़ देना, ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं कि कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन गेनिंग कर रहा है, और गेनिंग वाले को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करते हैं। एक नेक्स्ट एंट्री हो जाती है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। जो हमारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट है उसके लिए वही जो ऊपर में हमने दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ द करेंट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए जो ऊपर हमने लिखा था वैसे ही हम दिखा देते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब हम बात करेंगे इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से 2-3 वर्ड्स बहुत ही पॉपुलर है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR, ये देखिए आप WCR, हम आगे चल करके शॉर्ट फॉर्म ही यूज किए हैं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक्चुअली क्या होता है डियर क्लास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये जो होती है ये एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है, लेकिन फर्म में ये जो रिजर्व बनाया जाता है वो बनाया कहां से जाता है? यू नो क्लास की जो रिजर्व्स होती हैं वो प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है, और प्रॉफिट का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो पार्टनर से होता है। यानी पार्टनर की प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो कहीं न कहीं से उसका पार्टनर से रिलेशन है। तो इस रिजर्व का भी एक ट्रीटमेंट होगा, वो आप यहां पर देख लो। सपोज दैट नो इंफॉर्मेशन ऑब्लिक साइलेंट और नॉन क्लेम अगेंस्ट WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है या कुछ कहा नहीं गया है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड नंबर, इफ देयर इज क्लेम, मान लो यहां पे क्लेम किया जाए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया जाए। देखो वर्कमैन कंपनसेशन एक्चुअली ये जो रिजर्व होती है वो एम्प्लॉय के लिए होती है, नॉट अ पार्टनर। समझ लो, एम्प्लॉय के लिए होती है, नॉट अ पार्टनर। तो एम्प्लॉय ने यदि क्लेम किया, दे रहा है कि देयर इज क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन मोर देन क्लेम अमाउंट, यानी जो क्लेम किया गया है उससे ज्यादा अमाउंट होता है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन मोर देन क्लेम, यानी क्लेम हुआ 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन में 1 लाख रुपीज है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी वही हमने 50 का हमारे पास क्लेम आया, तो यहां पर हम दिखा देंगे 50,000, यहां पर हम दिखा देंगे 50,000, और ऑल पार्टनर्स का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां भी दिखा देंगे 50,000।
और वर्कमैन कंपनसेशन कितने का हो जाएगा 1 लाख। बात समझ रहे हो, ये 50,000 यहां पर हो जाएगा, ये 50,000 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अमाउंट को जो क्लेम है क्लेम वाले में और जो अनक्लेम्ड है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। यदि मान लिया कि इफ देयर इज क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू क्लेम अमाउंट, यानी हमने जितना हमारे पास रिजर्व में है उतना ही हमको क्लेम मिला, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कर देंगे। यहां पे कोई पार्टनर्स को अमाउंट नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ इफ देयर इज अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन लेस देन क्लेम अमाउंट, यानी जो क्लेम किया गया उससे यदि हमारी अमाउंट कम होती है, वर्कमैन कंपनसेशन कम होती है, तब हम क्या एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। यानी वर्कमैन कंपनसेशन अभी हमने कहा कि मान लो 1 लाख रुपीज है और क्लेम हो गया 1,50,000, ये क्लेम है, ये जो देख रहे हो क्लेम है 1,50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख, तो हमको रिवैल्यूएशन में 50,000 ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम ज्यादा है तो वो हमको पार्टनर से लेना पड़ेगा। फिर इसी में जब वो पार्टनर से लेंगे तो उस अमाउंट को हम दिखाएंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो 50,000 से ऑल पार्टनर्स का मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड जो ओल्ड हमारे पार्टनर्स हैं उन पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस अमाउंट से यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डियर क्लास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पार्टनर का होता है, क्योंकि ये पार्टनर इसलिए यूज करता है क्योंकि फर्म में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया, कुछ फ्लक्चुएशन हुआ या लॉस हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे। अब ये रिजर्व भी पार्टनर का होता है, तो पार्टनर इसको कैसे ट्रीट करता है आप देखो। मार्केट प्राइस ऑफ, फर्स्ट नंबर, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमने डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है, उसी के इक्वल उसकी मार्केट प्राइस है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन वहीं पे इफ मार्केट प्राइस लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो कम हो, तब आप क्या करोगे। तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी यहां पे ये दिखाएंगे, ये तो टोटल हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपने जितना किया वो हुआ, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपकी वेरिएशन कर रहा है वो अमाउंट यहां पे दिखाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है इफ मार्केट प्राइस लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज इनसफिशियंट, मतलब रिजर्व इनसफिशियंट हो और इनकी प्राइस कम हो, तब क्या करेंगे। तो दिखाएंगे IFR डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर नो EWC नहीं होगा, IFR होगा, टू प्रोविजन फॉर IFR अकाउंट, IFR अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जितना से भी कम होगा ये अमाउंट वो यहां से डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है इफ मार्केट प्राइस मोर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा हो तब क्या करेंगे। तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, एंड सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एंड थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इससे ये मतलब है कि जितना भी अमाउंट ज्यादा होगा वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट की अमाउंट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाता है। डियर क्लास, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये जरूर ध्यान से देखना। एक कह रहा है कि entries for transferring the reserves and accumulated profits or losses must be passed if question is silent on this point। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, ध्यान से समझना, प्लीज लिसन केयरफुली। यदि आपके क्वेश्चन में रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी ना लिखा हो तो ऐसे केस में हम रिजर्व को पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंड नोट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट appearing on the liability side of the balance sheet are not distributed among old partners as they are not reserves but are the outside liabilities payable by the firm। यानी कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, डियर क्लास फिर से सुन लेना, ईपीएफ एंड ईएसए दोनों में कोई भी अमाउंट यदि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है तो ईपीएफ भी फंड है, रिजर्व है, एम्प्लॉय सेविंग भी रिजर्व है, बट इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एक्चुअली एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है और ये एम्प्लॉय का शेयर होता है, एम्प्लॉय के एक्चुअल शेयर में से डिडक्ट करके ये डिपॉजिट किया जाता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन एम्प्लॉय से होता है, पार्टनर से नहीं। इसलिए इस अमाउंट को कभी भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज आप लोगों ने रिजर्व एंड प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।